अस्सलाम वालेकुम। फेयर एंड स्क्वेयर में आज हम बात करेंगे फवाद चौधरी के बयान की, जो उन्होंने अपनी पीटीआई के सदर परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ दिया है और उन्हें कहा है कि वो हांडी का मसाला हैं, वो लीडर नहीं है। तो हांडी का मसाला तो ये बहुत बड़ी बात कह गए हैं। बातों बातों में अज़रा तफन्नन भी अगर बात की जाए तो इसमें एक तरह तमस्खुर भी उड़ाया गया कि हमने जो हांडी पकाई है, जिसके बड़े शेफ़ और कुक जो हैं वो इमरान खां हैं और दीगर बीच में छोटे मोटे मसाले डालने वाले बाकी दोस्त भी हैं, उनके साथी भी हैं, लेकिन वो तो हांडी का मसाला है, यानी उनको बीच में हमने मसाला डाल के एक निज़ाम चलाया है। यानी कि एक जैसे होता है ना कि गुदड़ी में एक पख लगा के, एक टांका लगा के, यानी कुर्ते को यानी साबित कर दिया जाता है। तो एक तरह का वो सारी सूरत हाल है। पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगा कि वो सदर का ओहदा जो है पीटीआई में, लोग कहते हैं कि पीटीआई के आइन में सदर का ओहदा ही नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है वो सदर का ओहदा ऐसे ही है जैसे जैसे जरदारी साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही को नायब वज़ीर आज़म बनाया था, लेकिन उसमें शान व शौकत बड़ी थी, वो बड़ा प्रोटोकॉल वगैरह था, इख्तियार होना हो। लेकिन ये लोग बाद का, इनके पास दौलत का बड़ा इख्तियार होता है, असर रसूख बड़ा होता है, ये बाद का टौर टप्पा जो है उसके लिए ही ये सब कुछ करते हैं, ये सियासत में आते हैं। भारत सदर पीटीआई होने का एक छोटा मोटा एक टौर टप्पा तो है, वो कि वो हूटर शूटर तो शायद नहीं है। हाँ, वो आने वाले वक्त में वो कोई अदालती कोई इनकलाब बपा हो जाता है या कुछ इस तरह के हमारे यहाँ कोई सूरत हाल बन जाती है, पॉपुलैरिटी वेव पे इलेक्शन हो जाता है और इमरान खान जीत जाते हैं, और अगर वो अपने वादों पे कायम रहते हैं, अगर वो हांडी का मसाला नहीं समझते परवेज़ इलाही को, तो फिर वो चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे या उनका बेटा हो जाएगा या कोई और अच्छे अंदाज में पावरफुल पोजीशंस पर, पोस्टों पर अकोमोडेट हो जाएंगे। ये बात है। अब ये है कि हांडी के मसाला जिसे कहा गया परवेज़ इलाही, उनको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो चौधरी बरादरान हैं, ये एक एक्सिस रहे हैं पाकिस्तान की सियासत का एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात के हवाले से। तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इन्होंने काफ़ी पींगें बढ़ा रखी हैं और वो ना ख़त्म होने वाली हैं। उस सिलसिले में मैंने, जैसे आपने एक आध वीलॉग में पहले भी कहा है, कि मैंने बराह रास्त दोनों चौधरी बरादरान से पूछा था और उन्होंने कहा था हमारे मुसलसल राब्ते हैं एस्टेब्लिशमेंट से और वो हमारे बारे में बड़ी अच्छी राय रखते हैं और यानी अकोमोडेट भी इन्हें करना चाहते हैं। तो इसलिए वो अब इस हवाले से लोग कहते हैं कि इस्टब्लिशमेंट एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी मुस्तकिल इकाई है जिससे बैरूनी ममालिक भी डील करते हैं और जिनकी गारंटी मांगते हैं। जैसे कि हमारे आर्मी चीफ बाजवा साहब जाते रहे और उनसे पहले भी जाते रहे कुछ चीफ बाहर के ममालिक में, जब हमारे को मैशी मसाइल होते थे डिस्कस करने या दीगर सिक्योरिटी के इशूज़ भी, वो तो खैर सिक्योरिटी तो उनका अपना हो गया, लेकिन मुआशी मसाइल में भी वो जाते थे बातचीत करने, क्योंकि उनकी ज़मानत, उनका ज़ामन होने की पोजीशन बाहर के बड़े बड़े ममालिक में भी बड़ी मुस्तहकम समझी जाती है, काबिल कबूल समझी जाती है। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि परवेज़ इलाही, अगर उनका ये नाता, उनका ये तल्लक, उनका ये पींगें जो हैं चलती रहती हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फिर वो हांडी के कुक भी बन सकते हैं, हांडी का सिर्फ मसाला नहीं रहेंगे। तो इसलिए ये सोचना पड़ेगा। वैसे तो फवाद चौधरी मेरे भतीजे हैं, उनके जो ताया थे या चचा जो चौधरी अल्ताफ़ थे गवर्नर पंजाब के, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे और मेरी कई एक मुलाकातें उनकी जेल में भी हैं और गवर्नर हाउस में भी ज़ाती तौर पे बात का बुलवा भेजते थे, बैठ के गपशप करते थे। आइन के बड़े माहिर थे, बड़े ज़ीरक थे, और फवाद चौधरी ख़ुद भी आइन को और कानून की कई किस्म की इंटरप्रिटेशन अपने ताया की तरह कर लेते हैं, जो आम तौर पे एक रवायती तशरीह नहीं होती। अब इस्टब्लिशमेंट की बात कर लेते हैं। लोग अब ये भी कहने लग पड़े हैं कि इस्टब्लिशमेंट एक इतनी बड़ी बला है कि जो इससे नाराज़ी मूल लेगा वो सरवाइव नहीं करेगा। और ये पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, सियासी सियाक व सबाक में बात की जाती है कि जो सियासतदान, सियासी लीडर जो बड़ा कद काठ जिसका बड़ा हो जाए या बड़ा हो और वो किसी इस जोम में आ जाए कि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ और मैं बिल्कुल दरो दीवार हिला दूंगा एस्टेब्लिशमेंट के
اور اوپر سے لے کے نیچے تک چھیڑ دوں گا، کسی کو اپنا ساتھ ملا لوں گا کسی کو، تو وہ اس مغالطے میں ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں بشمول پاکستان کو، کہ پاکستان کے اپنے مخصوص فیچرز ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ یقیناً ایک مستقل اکائی ہے، اور باہر کے ممالک بیوقوف نہیں ہیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی گارنٹی مانگتے ہیں، معاشی معاملات میں بھی اور دیگر بین الاقوامی امور میں۔ تو یہ ایک اپنی جگہ ایشو ہے۔ یہ لیکن بات سوچنا کہ قومیں چل ہی نہیں سکتی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، سیاست جمہوریت چل ہی نہیں سکتی، یہ میرا خیال ہے کہ اس طرز فکر کو تبدیل ہونا ہے، اور ہوئی تھی ایک دور میں، گو کہ ذوالفقار علی بھٹو اپنی جان کا نذرانہ دے گے۔ مجھے عمران خان میں تو وہ صفات نظر نہیں آتی، لیکن لوگ ان کے بارے میں یہ اوپینین لے کے ان کے پیچھے چلے ہیں۔ جیسے مجھے گزشتہ روز فرق سہیل گوہندی میرے دوست بتا رہے تھے کہ میں نے زمان پارک میں کوئی ایک دو جو بڑے ڈائی ہارڈ ایکٹیوسٹ تھے پیپلز پارٹی کے، ان کے قریبی کرندوں کو یا بچوں کو، بھتیجوں بھائیوں کو دیکھا وہاں پہ، جو اسی آس میں آئے ہیں پی ٹی آئی میں کہ یہاں پہ ایک ایسی سوچ سٹیٹس کو کے خلاف پائی جاتی ہے۔ حالانکہ بہت سے قریب جنہوں نے دیکھا عمران خان کو، وہ سمجھتے ہیں کہ غالباً وہ سٹیٹس کو چیلنج نہیں کریں گے، وہ ظاہری طور پہ کر رہے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی مخاصمت ہے، اور اب تو باقاعدہ بہت بڑے ایک تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ وہ کرنے والی ہے جو دنیا دیکھے گی۔ یہ تو مجھے اپنا دور یاد آ گیا کہ جب میں پنڈی جیل میں تھا تو میرے ایک دوست تھے میجر امجد، وہ ڈبل بار تھے، دو ستارہ جرت، انہوں نے جا کے فائل پڑھی تو اس میں اس وقت جو پاکستان کے سب سے پاورفل ملٹری ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ if no evidence is found out against سیف الرحمان، بغل میں خود میں، یعنی اس کے خلاف اگر کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا، he must rot in jail، وہ جیل میں گل کے باہر آئے۔ جب انہوں نے مجھے کہا کہ یہ گرین سیاہی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ شواہد ہو نہ ہو آپ کے خلاف لیکن آپ گل سڑ کے آئے، میں نے کہا نہیں، میں نہیں مانتا وہ رب العالمین نہیں ہے۔ تو میں یہاں پہ حبیب جالب کا شعر تو نہیں کہوں گا میں نہیں مانتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اب تبدیلی زمانہ، اب تبدیلی ڈائنامکس اور پیراڈائم شفٹ کا وقت آ گیا ہے، جس میں سب قوتوں نے باہم مل کے اس ملک کی تقدیر سنوارنی ہے، اور یہ اونچ نیچ کا اور یہ تفرقے کی جنگ، یہ ڈومیننس کی جنگ جو ہے، اس کا خاتمہ ہونا ہے۔